नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ तिनसुखिया पर चर्चा करने जा रहा हूं। तिनसुखिया जो आपने न्यूज़पेपर में सुना, काफ़ी चर्चा में है। यहाँ का एक ऑयल फील्ड है, बागजन ऑयल फील्ड। इसके जो तेल के कुएं हैं इसमें आग लग गई है, इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में है। और इस चर्चा से संबंधित कई बातें हैं जो हमें जोड़कर पढ़नी पड़ेगी। हालांकि तिनसुखिया शब्द भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके आसपास का जो क्राइटेरिया है हमें उसे समझना पड़ेगा। ये जो घटना घटित हुई है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये एक आपदा है, इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो आज मैं थोड़ा इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और कुछ अन्य घटनाएं हैं उनको भी मैं इसके साथ जोड़ूंगा। तो इससे पहले हम कई बातें कर चुके हैं, लेकिन उसको साथ साथ रिपीटिशन करते हुए हम कुछ नई बातें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए तिनसुखिया। वास्तव में ये क्या है? ये असम का एक जिला है। एक डिस्ट्रिक्ट है असम का। इस डिस्ट्रिक्ट में ही एक स्थान है, उसका नाम है बागजन ऑयल फील्ड। बागजन ऑयल फील्ड, ये जो बागजन ऑयल फील्ड है, यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के तेल के कुओं में आग लग गई है। लिखिए, यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुओं में आग लग गई। तो अपने आप में ये अब आपदा से संबंधित आ गया। तो ये जो सारा जो पोर्शन है ये आपदा है, आपदा डिजास्टर है। अब यदि हम इससे संबंधित संस्थाओं की बात करें तो हमें इसे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो संबंधित संस्थाएं कौन सी है? अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2020 में आपदाओं का जोर रहा, जिसमें कोरोना महामारी तो है ही। इसके अलावा आपने निसर्ग, अम्फान और इसके अलावा विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी, ये भी एक तरीके से आपदा के अंदर ही आती है। तो इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, इस घटना के साथ मैं उन संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कई बार आपने नाम सुना होगा NDRF, ये तो बहुत बार आता है अखबार में। NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF, उसी को मैं लेके आ रहा हूं। देखिए जी, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, नेशनल लेवल पर कौन सी संस्था है, एक तो हम उसकी बात करेंगे। एक हम राज्य स्तर पर कौन सी संस्था होती है, हम उसकी बात करेंगे। एक हम बात करेंगे जिला स्तर पर कौन सी संस्था होती है, हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था होती है वो तो होती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पहले बातें कर चुका हूं, इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और राज्य में जो होता है उसको बोलते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये बोलते हैं। इसको आप कह सकते हो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये राज्य स्तर पर होती है और ये सेंट्रल लेवल पर होती है। और जिला स्तर पर जो होती है, यही नाम मिलता जुलता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हालांकि इसके बारे में मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन कुछ बातें हैं
जो मैं एक तो सभी आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आप यहाँ लिख दीजिए सारों का काम क्या होता है, आपदा प्रबंधन। मैं बाद में आपदा प्रबंधन के आपको तत्व बता दूंगा, उसी में वो उद्देश्य आ जाएगा। आपदा प्रबंधन होता है इसका। अब देखिए, यदि हम इसकी बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में और एक एक्ट के तहत हुई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, और 2006 में फिर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और ये गृह मंत्रालय के अधीन है। और इसके जो महानिदेशक है एट ए टाइम, जिसका नाम आप अखबारों में बहुत सुनते हो, SN प्रधान। और ध्यान रखें, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखना। अब इससे संबंधित जो काम करती है, टीम काम करती है, वो NDRF की टीम काम करती है। एक लाइन लिख दीजिए ना, NDRF की टीमें काम करती है। NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसके अंडर में काम करती है। और आपको बता दूं, भारत के अलग अलग 12 स्थानों पर NDRF की टीमें नियुक्त की गई। ये हमेशा रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये अपना काम कर सके। एक यहाँ पर आप नोट डाल के लिख दीजिए, भारत में अलग अलग 12 स्थानों पर, ये याद रख लेना, 12 स्थानों पर NDRF के टीमों की नियुक्ति होती है। अब 12 स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन 12 नंबर जरूर याद रखें कि NDRF की टीमें भारत में 12 स्थानों पर तैनात रहती है, ये ध्यान रखें ये। और NDRF जो है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये किसके अंडर में काम करती है, इसके अंडर में काम करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, PM, ध्यान रखना। अब यहां जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इसका जो अध्यक्ष होता है, अब आप बताइए, जब इसका अध्यक्ष PM है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, CM, चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन यहां पर आपको मैं बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूं, और बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। आपने शायद कल का ही न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। यदि आपने वहां पर पढ़ा है तो आप गौर करोगे कि दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। अब वो दिल्ली की है, ये नहीं है, ध्यान रखें, दिल्ली की है। उस बैठक की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। ये अपवाद होता है, ध्यान रखना, ये केवल दिल्ली में ही लागू होता है। अब आप इसको पुडुचेरी पर लागू मत कर देना। पुडुचेरी में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष CM ही होता है। क्लियर? तो आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। गवर्नर होता है, ध्यान रखना, पुडुचेरी का नहीं होता है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, पुडुचेरी में CM ही होता है। अब आइए इधर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है इसका अध्यक्ष। तो ध्यान रखें, ये इसकी अध्यक्षता करता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। और मैं मेरे स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि मुझे इस स्थान पर वो पहुंच कर दिखाएं।
आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार अपना बेस बना लीजिए, फिर यहाँ पहुँचिए, आईएएस बनिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और इसमें मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प आपको करने का मैं प्रयास करूँगा। और यहाँ पर पहुँचकर फिर आइए मेरे पास। तो ये जिला कलेक्टर होता है इसका अध्यक्ष, ध्यान रखिए। अब देखिए, जिला आपदा पर और भी कई आपदाओं के निवारण के लिए आ जाता है। कई बार जो आर्म्ड फोर्स है उनको भी बुला लिया जाता है, सामान्य जो पुलिस होती है उनको भी बुला लिया जाता है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वो भी हेल्प करती है, तो ये अन्य संस्थाएं होती है सहायक के रूप में। अब देखिए, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपदा प्रबंधन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां पे लिखिए आपदा प्रबंधन के तत्व, एलिमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के जो तत्व होते हैं ये 3 होते हैं, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आपको ब्रीफ में बता रहा हूं और जितना आपके काम की चीजें हैं, और इसका उद्देश्य जो है आपको बताना, ताकि जो भी आप आपदा प्रबंधन से संबंधित घटनाएं सुने उसको एडजस्ट कर सके, कैसे चलता है, क्या है। क्लियर? तो कौन कौन से तत्व है इसके? रिस्क डिडक्शन, क्विक रिस्पॉन्स, रिकवरी। हिंदी आप समझते ही हो। रिस्क डिटेक्शन का मतलब ये होता है जोखिम को कम करना, जोखिम को कम करना। इसका मतलब ये निकला कि जब हमें ये आभास होता है या हमें ये पता लग जाता है कि इस तरीके की घटनाएं घटित होगी, आपदा से संबंधित कोई आ सकता है, जैसे हमने कहा ना कि अब अम्फान आने वाला है, निसर्ग आने वाला है, ये इतनी तारीख को मुंबई से टकराएगा, तो हमें ये एक अंदाज़ा हो गया या हमें उपकरणों के माध्यम से हमें पता लग गया। आप ऐसे भी कह सकते हो, अंदाज़ा का तो क्या कहना है, लेकिन मतलब हमें पता लग गया। जब हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये घटना घटित होने वाली है, तो फिर हमने उससे संबंधित इंतजाम कर दिए पहले से ही, जैसे पुनर्वास कर दिया या एक्सेट्रा जो भी है, वहाँ पे लोगों को सूचनाएं दे दी। ये जोखिम को कम करना होता है, रिस्क रिडक्शन। अब आना तो था ही उसको, वो आ गया तो क्विक रिस्पॉन्स, मतलब आप कह सकते हो त्वरित कार्रवाई। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जैसे एनडीआरएफ की टीमों को भेजना, डॉक्टर्स को भेजना, या अन्य कोई भी वहाँ पर जो भी सिस्टम है जिससे को वहाँ जो घटनाएं घटित हो रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना, ये त्वरित कार्रवाई होती है, जल्दी कार्रवाई। अब कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसने जितना नुकसान पहुँचाना था वो पहुँचा भी दिया, कुछ टूट भी गए, कुछ संस्थान टूट गए, जो भी एक्सेट्रा जो बात हुई, अब उनकी रिकवरी होती है। अब देखिए, इसका जो तीसरा तत्व है वो है रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये होता है खोए हुए को पुनः कैसे प्राप्त करें, क्योंकि कोई भी आपदा आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें खो जाती है, संस्थाएं नष्ट हो जाती है, मकान टूट जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, वहाँ पर लोगों के घर टूट जाते हैं। तो उनको हम कैसे प्राप्त करें वापस? आप ये कह सकते हो कि खोए हुए को पुनः प्राप्त करना। अब ये जो खोए हुए को पुनः प्राप्त करना है, इसको हम 3 रूप में देख सकते हैं। रिलीफ, रिहेबिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो। रिलीफ मतलब राहत। राहत का मतलब ये होता है जैसे उन्हें भोजन की सामग्री उपलब्ध करवाना,
उनके आप ये कह सकते हो कि वो कोई बीमार हो गए हैं तो उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। आप देखते नहीं, दवाइयों के पैकेट भेजे जाते हैं, भोजन भेजा जाता है, वो रिलीफ होता है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि उन्हें जैसे हमने कहा ना कि अभी जो कोविड-19 के तहत कुछ पैसे दिए जा रहे थे, जो रेडी वाले हैं, जो फुटपाथी होते हैं, उनको कुछ पैसे दिए जा रहे थे, वो राहत होता है। क्लियर। रिहेबिटेशन इसको क्या बोलते हैं? इसको होता है पुनर्वास। पुनर्वास मतलब उनको दोबारा आवास देना या उनको रहने के लिए दोबारा स्थापित करना। रिकंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है पुनः निर्माण। पुनः निर्माण, अब देखिए पुनः निर्माण जो है ये वहाँ के जो भी टूट फूट हुई है उसको मरम्मत करना। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उससे सारा तहस नहस हो गया था। आपने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि आज के न्यूज़पेपर में ऐसा है, जो भी है देख लेना, आप ध्यान नहीं रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के माध्यम से जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे उनका जायज़ा लिया। तो वो क्या होता है? वह पुनर्निर्माण होता है। और पुनर्वास आप समझ गए भाई, जिनके घर खराब हो गए हैं, घर टूट गए हैं, उनको कैसे व्यवस्था की जाए, उनकी कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और राहत मैंने आपको बता दिया कि उनको कोई पैकेज देना। पैकेज के मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट पैसा देना और या उनके भोजन उपलब्ध करवाना, चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ये उनको रिलीफ होता है। ये तो ये इसके तत्व हो गए। तो आज हमने ये तिनसुखिया को लेकर जो आपदा प्रबंधन किया है, इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, जैसे अध्यक्ष है ये पूछे जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल भी आप इसको नेग्लेक्ट ना करें। दिल्ली में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है दिल्ली का, जो उसकी जो अध्यक्षता है लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। ये बिल्कुल भी मत भूल जाना, ध्यान रखना। आप इसको अपवाद में भी डाल सकते हो। ये तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा फैक्ट है, यही बता देता हूँ। एक नोट डाल के लिखिए, या यहाँ बता देता हूँ, नोट डाल के लिखिए। देखिए भारत का पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये थोड़ा रिवाइज कर लिया करो हमेशा, नहीं तो तुम इसको अलग अलग स्थितियों में डालने की क्षमता रखते हो। प्रकाश जावड़ेकर है, इसके ध्यान रखना। प्रत्येक मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देता है। अभी पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जैव विविधता से संबंधित दी है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित दिया है। अब देखिए जैव विविधता, मैंने आपको पहले ही कहा था, अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण होने का कारण ये भी है कि इस बार जो भारत ने पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी है वो भी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, लिख दीजिए यहाँ पर, आप लिखते जाइए साथ में। भारत ने पिछले वर्ष, मतलब ये जो वर्ष इससे पहले की बात है, पिछले वर्ष जंतुओं की 39 व पादपों की, प्लांट्स की 12 नई प्रजातियां, स्पीसीज खोजी है। 12 नई प्रजातियां खोजी है। जंतुओं की तो 39 है और पौधों की 12 नई प्रजातियां खोजी। ये थोड़ा ध्यान रखें, ये जैव विविधता से संबंधित है। और यहाँ मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने उनको जैव विविधता करवाई थी उसमें ये पॉइंट ऐड कर लें। ये जैव विविधता से संबंधित रिपोर्ट है, इससे आपके नोट्स हो जाएंगे सिस्टमेटिक और अपडेटेड। और मैंने कई बार कहा है, ये सिस्टमेटिक और अपडेटेड ये दो शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है। इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखें इसको। और क्योंकि ये कामयाबी के कारणों में शामिल होता है और सबसे ऊपर आता है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में जो एग्ज़ाम हम देखते हैं यही होता है, ये पूरा जो बेस है एग्ज़ाम का
जिसको आप कई बार बोलते हैं ना करंट जीके, करंट से रिलेटेड करके देखता है, इसे ही हम कहते हैं सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके। इस तरीके से यदि हम तैयारी करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर हमारे से ज़्यादा दूर नहीं होता है, ध्यान रखें ये। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल पर इतना ही करेंगे और हमने जो आपदा प्रबंधन को पढ़ा, तिनसुखिया को लेकर, इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट दी, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करंट जीके की सीरीज में इसको शामिल करते जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।